हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज सीटेट से संबंधित सामाजिक अध्ययन पेपर 2 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे और आपको इसमें जो सही उत्तर है उसको बताना है और अंत में जितने उत्तर सही होते हैं उतने कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का प्रश्न है, कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए है सुत्त पिटक, ऑप्शन बी है विनय पिटक, ऑप्शन सी है अभिधम्म पिटक, ऑप्शन डी है बुद्ध चरिता। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय पिटक में बौद्ध साहित्य से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिस्र के रोसेट्टा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्णित है? ऑप्शन ए है रोमन भाषा, बी है ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा, सी है अरामेइक भाषा, डी है लैटिन भाषा। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनानी या ग्रीक भाषा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाए गए विश्व मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्पों का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है सूर्य पीठिका। तो सूर्य पीठिका किसने बनवाया था? इसको चालुक्यों ने बनवाया था, यानी कि 4 है, तो ये में 4 है। बी में है कि नंदी मूर्ति। नंदी मूर्ति किसने बनवाया था? पूर्वी चालुक्यों ने बनवाया था, यानी बी में 3 है, तो बी में 3 है। सी है कि भैरव एक प्रतिमा, तो भैरव की प्रतिमा है कलिंगों से संबंधित है, यानी कि 2 है, तो सी में 2 है। डी में है काली की मूर्ति, ये पाल वंश ने बनवाया था, तो डी में 1 है। डी में 1, सी में 2, तो डी में 1 और सी में 2। एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है। आगे देख लेते हैं। बी में 3, तो बी में 3 यहाँ पर है, लेकिन आगे देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो चौथा बी में 3 है और ये में 4 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि डी में 1 है, सी में 2 है और बी में 3 है और ये में 4 है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच विवाद का केंद्र बिंदु था? ऑप्शन ए है कि प्रतिहार राष्ट्रकूट वंश पाल वंश, बी है राष्ट्रकूट पाल पल्लव वंश, सी है पल्लव पाल प्रतिहार वंश, डी है राष्ट्रकूट प्रतिहार पल्लव वंश। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, ये तीनों जो है केंद्र बिंदु था इन तीनों वंशज का। कहाँ पर? कन्नौज में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ये है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वीरशैव आंदोलन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है ज्ञानेश्वर, बी है शंकर, सी है बसवन्ना, डी है रामानुज। इस प्रश्न का सही जवाब देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वीरशैव आंदोलन की स्थापना बसवन्ना ने की थी। सही जवाब ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगल में रहता है? खोंड, ये जो खोंड समुदाय है ये उड़ीसा में रहता है। बी है मुंडा समुदाय छोटा नागपुर जो पठार है उसमें रहता है। गोंड समुदाय भारत में एमपी में सबसे अधिक पाई जाती है। खासी समुदाय ये मेघालय में खासी पहाड़ी पर है। तो इसका सही जवाब
क्या है? ऑप्शन ए कि खोंड समुदाय उड़ीसा में पाई जाती है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान सिखों के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि गलत बताना है। ये में है कि सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। तो ये पहला कथन ये सही है। पहला कथन क्या है? सही है। बी कथन है कि उनकी संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। ये भी सही है। पहला से ये सही है और बी ये दोनों कथन सही है। सी कथन है कि राखी व्यवस्था के तहत उन्होंने मुसलमानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया। ये भी सही है। डी है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को हर विश्वास के साथ प्रेरित किया कि उनके भाग्य में शासन करना था जो राज करेगा। तो ये भी सही है। ऑप्शन डी भी सही है। यानी कि ये बी सी डी ये सारे सही हैं। हमें इसमें कौन बताना था? गलत बताना था। तो आयोग ने इस प्रश्न का जो है इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया था और 1 नंबर सबको दिया था। इसमें जो है सभी कथन सही है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई था नहीं, तो इसलिए इसको डिलीट करके 1 नंबर सभी को दिया गया था। तो इसका जो है जवाब सभी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि चोल अभिलेखों में उल्लिखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर दीजिए। ये है कि वेल्लन वगई, बी है देवदान, सी है पालीचंदम और डी है सालाभोग। इसका ऑप्शन अगले पेज पर है। ये ऑप्शन कह रहा है कि सभी 4 भूमि श्रेणियां हैं। बी कह रहा है चारों माप की इकाइयां हैं। सी कह रहा है सभी 4 प्रकार के कर हैं। डी कह रहा है चारों मंदिर के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सभी 4 भूमि की श्रेणियां हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि हमें गलत बताना है। ऑप्शन ए है कि उन्होंने ब्रह्मा सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बी कह रहे हैं कि वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे। नहीं, ये गलत है। ये पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे। कौन? राजा राम मोहन राय। इसलिए गलत बताना था, तो गलत ऑप्शन बी है, इसलिए बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी देख लेते हैं कि उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। बिल्कुल, सती प्रथा का अंत करने में इन्होंने सहयोग किया था। डी है कि वह महिलाओं के लिए एक अधिक स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। तो ये भी सही है, हमें गलत बताना था, तो गलत ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ठाकुर ईवी स्वामी नायकर के विषय में कौन सा कथन सत्य है। कथन ये है कि दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूहों के लिए कार्य किया। ये कथन बिल्कुल सही है। बी कथन है कि दोनों ब्राह्मणों के उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे। ये भी सही है, यानी कि कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं। अब ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि ये और भी दोनों सत्य हैं। बिल्कुल दोनों सत्य हैं, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि ये भी दोनों कथन सत्य हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में अभिकथन ये तथा कारण आर को पढ़ें और सही उत्तर का चुनाव करें। ये है कह रहा है कि 1885 में देश भर के प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ये जो है कथन सही है। कारण क्या है कि सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ये वो हुम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को साथ लाकर कांग्रेस बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। ये भी कथन सही है कि ये वो हुम कांग्रेस के संस्थापक थे। मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी 1885 28 दिसंबर को। तो दूसरा कथन भी सही है। नहीं, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है ये कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। इसलिए इसमें देख लेते हैं कि कह रहा है कि ये
एवं आर दोनों सही है और आर ये की सही व्याख्या करता है। सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं करता, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। बी कथन है कि दोनों ये और आर सही हैं तथा आर ये की व्याख्या नहीं करता है, तो दोनों कथन सही है और आर ये की व्याख्या नहीं करता, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया। ऑप्शन ए है मिल मजदूरों ने, ऑप्शन बी है चाय बागान मजदूरों ने, ऑप्शन सी है नील की खेती करने वाले मजदूरों ने, ऑप्शन डी है किसानों ने। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। असम में चाय बागान के जो मजदूर थे उन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने जो है स्लोगन में गांधी महाराज की जय के साथ जो है जो सैलरी थी उसका बढ़ाने का आह्वान किया था, तो इसलिए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा असम के चाय बागान के मजदूर थे, उन्होंने गांधी महाराज की जय बोली थी, तो सही जवाब ऑप्शन बी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कथन ABC एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उस ग्रह की पहचान करें। ये कथन है सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, यानी कि जो ABC तीनों कथन हैं वो किसी ग्रह की विशेषता बताते हैं, उसके बारे में बताना है। तो पहला कथन है कि सूर्य के दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है, तो पहले नंबर पर बुध है, दूसरे पर शुक्र है और तीसरे पर पृथ्वी है, यानी कि अर्थ है, तो अर्थ तीसरे स्थान पर है। दूसरा कथन कह रहा है आकार में यह पांचवा है, बिल्कुल पृथ्वी जो है आकार में पांचवा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह आकार में कौन है? बृहस्पति, दूसरे नंबर पर शनि, तीसरे नंबर पर अरुण और चौथे नंबर पर ओरो और पांचवें नंबर पर अर्थ है, यानी पृथ्वी पांचवें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। तो कथन ए और कथन बी दोनों सही है। तीसरा है कि यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, तो पृथ्वी का जो आकार है वो पृथव्याकार है और ध्रुवों पर ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, ये ध्रुवों पर यहाँ पर देखो चपटी। अब देखिए यहाँ पर बीच में उभरी हुई यहाँ का जो व्यास है वो बड़ा है, यहाँ का व्यास छोटा है, मतलब इसके मतलब क्या है? ध्रुवों पर चपटी है, नीचे ध्रुव है साउथ वाला। यहाँ पर भी देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसका जो व्यास है बड़ा है, यहाँ व्यास छोटा है, इसीलिए ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी हुई है। तो ये पृथ्वी के तीनों विशेषताएं हैं, किसकी है? किस ग्रह की? पृथ्वी की। तो पृथ्वी ऑप्शन डी में है, इसलिए पृथ्वी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय 9 बजे सुबह है। पूर्वाह्न मतलब समय सुबह भारतीय मानक है, भारतीय मानक समय के हिसाब से। गांधीनगर के समीप 72 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर और पटना के समीप 8 यानी कि 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? इसका सही जवाब बताना है। ये पृथ्वी है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके पूर्व में जाओगे तो प्रत्येक डिग्री पर यानी कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय जुड़ेगा या घटेगा। अब कहाँ पर जुड़ेगा, कहाँ पर घटेगा? ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध है और यहाँ पर इस साइड में पश्चिमी गोलार्ध है। तो पूर्वी गोलार्ध में जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 मिनट बढ़ेगा और पश्चिमी गोलार्ध पर आओगे तो 1 डिग्री पर 4 मिनट घट जाएगा, यानी कि पूरब की तरफ बढ़ेगा और पश्चिमी गोलार्ध में 1 डिग्री पर 4 मिनट घटेगा। तो इस हिसाब से जब हल करोगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सी इसका सही जवाब है कि 8:21 सवेरे और 9:10 सवेरे क्रमशः। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। ये है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया में स्थित है। ये कथन बिल्कुल गलत है। विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो सहारा है। और अच्छा, सहारा मरुस्थल है कहाँ? तो सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका महाद्वीप में, इसीलिए कथन ये गलत हो जाएगा। बी है कि विषुवत वृत्त एशिया से होकर गुजरता है।
तो विषुवत एशिया से होकर गुजरता है। कथन बी सही है। सी कथन कह रहा था एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये कथन गलत है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है पहले नंबर का। तो इसमें जो सही जवाब आपको बताना है, ये में लिखा है कि केवल ये सही है, बी में लिखा है केवल ये और बी दोनों सही है। तो इसमें सही कौन है? इसमें सही केवल बी और डी है कि डी कह रहा है कि एशिया पूर्वी गोलार्ध में है। तो बिल्कुल ये विश्व का मैप है और विश्व के मैप में यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और बीच में क्या है? अटलांटिक महासागर। यहाँ पर है यूरोप महाद्वीप और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पर जो है एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप कहाँ है? यहाँ पर नॉर्थ पोल हो जाएगा ऊपर और नीचे साउथ पोल हो जाएगा। यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध है और यहाँ पर पश्चिमी गोलार्ध है। यहाँ पर पश्चिमी गोलार्ध है, यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध है और यहाँ पर 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो अटलांटिक महासागर और अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है यूरोप से होते हुए। तो ये जो एशिया महाद्वीप है यहाँ पर है, तो किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा और यहाँ पर पश्चिमी गोलार्ध है। तो ये कथन सही है डी वाला कि एशिया पूर्वी गोलार्ध में है। तो डी और बी सही है। अब ऑप्शन पर आते हैं। ये ऑप्शन पर है कि केवल कथन ये सही है, गलत है क्योंकि ये तो गलत है, बी और डी सही है। बी में है कि केवल ये और बी सही है, ये तो गलत है इसलिए बी भी गलत हो जाए। सी में है कि केवल डी सही है, तो केवल डी के साथ बी भी सही है, लेकिन बी वाला ऑप्शन है नहीं तो इसलिए सी इसका जो है केवल डी ही माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर केवल सी सही है। तो इसमें सही क्या है? बी और डी सही है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में बी और डी साथ में नहीं दिया हुआ है, केवल डी दिया हुआ है। तो इसलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी कि डी इसका सही उत्तर है। कथन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी ऑप्शन में सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन यह है कि वायु की पतली परत पृथ्वी की अटूट भाग है, ये बात सही है। जो पृथ्वी है यानी कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल पृथ्वी का अभिन्न अंग है, तो इसलिए कथन एक सही है। बी कथन कह रहा है यह हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जिसे हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल में O2 मिलती है, O2 21% है, जिससे मानव और जितने भी जीवधारी हैं सांस लेते हैं, ये भी कथन सही है। सी कह रहा है कि यह हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक परतों से बचाता है, बिल्कुल सही बात है। जो वायुमंडल है यहाँ पर पाया जाता है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पैरावैगनी किरणों से जो अल्ट्रावायलेट किरण है उससे सुरक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट किरण से सुरक्षा करती है, यानी कि सी कथन भी सही है कि यह सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो ये बी सी तीनों कथन सही है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ये बी सी किस में सही है? डी में, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है तब क्या प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ये कह रहा है कि बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, टूटता तो है। आगे बी ऑप्शन है कि बहुत बड़ा भाग विस्थापित हो जाता है। सी ऑप्शन है कि बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता है और विस्थापित होता है। अब देखिए ये भी सही है और बी भी सही है, लेकिन इन दोनों का जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, भाई बहुत बड़ा भाग है और एक ही समय पर टूटता और विस्थापित होता है, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ये बी क्यों नहीं हुआ? ये भी सही है और बी भी सही है। इसलिए नहीं हुआ कि इन दोनों जो ऑप्शन है इनकी पूर्ति सी अकेले कर रहा है, इसीलिए सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी में देखा है भूमि केवल छोटा सा भाग ही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि गोपा घास के मैदान व हिमनद देखना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यात्रा करनी होगी? ये गोपा घास के मैदान और हिमनद इस राज्य में किस में पाए जाते हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, या जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, या लद्दाख में पाए जाते हैं, या असम में पाए जाते हैं। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपा घास के मैदान और हिमनद लद्दाख में पाए जाते हैं। सही जवाब
ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं बताना है। ऑप्शन ए है कि अल्जीरिया, बी है माली, सी है नाइजर और डी है जाम्बिया। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जाम्बिया। ये जो सहारा रेगिस्तान है ये 11 कंट्री में फैला हुआ है, यानी कि 11 देशों में फैला हुआ है। इन 11 देशों में से ये जो जाम्बिया है वो नहीं आता है। अल्जीरिया, माली, नाइजर ये 11 देशों में सम्मिलित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कथन ये दिया हुआ है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ये कथन तो बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने % पाई जाती है? ये 78% पाई जाती है और सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बी कथन के इसका बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। देखिए, पृथ्वी पर मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करने वाली गैस CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये N2 का काम नहीं है, यानी कि नाइट्रोजन जो है ये काम नहीं करती है, जलवायु को प्रभावित नहीं करती। इसलिए बी यानी कि जो कथन है वो गलत हो जाएगा। केवल जो है कथन सही है और कारण गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया हो कि ये और बी दोनों सही हैं, गलत। बी में दिया हुआ कि ये और बी दोनों गलत हैं, ये भी गलत। सी में दिया हुआ कि ये सही है लेकिन बी गलत है, बिल्कुल ये सही है लेकिन बी गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि लू निम्न में से किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? अस्थायी पवन का उदाहरण है, या मौसमी पवन का उदाहरण है, या स्थानीय पवन का उदाहरण, या ध्रुवीय पवन का उदाहरण है? अस्थायी पवनें वे पवनें होती हैं जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, जैसे पछुआ पवन और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। तो ये जो 3 पवन हैं ये अस्थायी पवनें हैं। दूसरा कह रहा है कि मौसमी पवन। मौसमी पवन मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, जैसे जाड़ों में चलने वाली वायु दूसरी होती है हवा, और इसके बाद में गर्मी में चलने वाली हवा दूसरी होती है, बरसात के मौसम में दूसरी चलती है, तो उसे मौसमी पवन कहते हैं। स्थानीय पवन किसे कहते हैं? स्थानीय पवन मतलब लोकल विंड्स। लोकल विंड्स मतलब कि जो केवल एक विशेष क्षेत्र में चलती है, जैसे काल बैसाखी हवा ये कहाँ चलती है? ये पश्चिम बंगाल में चलती है। आम्र वर्षा वाली हवा ये कहाँ चलती है? ये चलती है कहाँ? केरल और कर्नाटक में। तो बंगाल वो काल बैसाखी केवल बंगाल में चलती है, आम्र वर्षा वाली केवल केरल कर्नाटक में चलती है। तो ये क्या विशेष स्थान पर चलती है। तो जो हवाएं विशेष स्थान पर यानी क्षेत्रीय होती हैं, लोकल विंड्स होती हैं, उन्हें स्थानीय पवन कहते हैं। जो लू है ये केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ बिहार इन्हीं प्रदेशों में चलती है। इसीलिए लू क्या है? एक स्थानीय पवन है, ये लोकल विंड्स के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित ये तथा आर के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। विकल्प क्या है? कह रहा है कथन ये है कि पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। ये तो कथन सही है कि पर्वतीय जो क्षेत्र होता है वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। क्यों? कारण दिया है कि तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं। बिल्कुल सही है। अब पर्वत होते हैं ये तीव्र ढाल वाले होते हैं, यहाँ कृषि की नहीं जा सकती, आवागमन की सुविधा है नहीं, परिवहन है नहीं, फसल अच्छी होती नहीं है, तो यहाँ पर कौन रहेगा? तो इसीलिए यहाँ पर रहना कठिन जीवन है, संघर्ष का जीवन है। तो कथन ये और आर दोनों सही है। और कथन की जो है आर व्याख्या भी करता है कि तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि ये और आर दोनों सही हैं और आर ये की सही व्याख्या करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है? काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं, या कोयला को कहते हैं, प्राकृतिक गैस को कहते हैं, या मैग्नीज को कहते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? यानी कि रीढ़ की हड्डी, उद्योग की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं?
ऑप्शन ए में कि इस्पात व स्टील उद्योग को, बी है सूती वस्त्र उद्योग को, सी है रसायन उद्योग को, डी है ऑटोमोबाइल्स उद्योग को। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्पात व स्टील उद्योग को उद्योग जगत का रीढ़ कहते हैं। ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मिल्पा, रोका और लदांग निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम हैं। ऑप्शन ए है स्थानांतरित कृषि, बी है मिश्रित कृषि, सी है रोपड़ कृषि और डी है वाणिज्यिक कृषि। स्थानीय कृषि किसे कहते हैं? स्थानीय कृषि वह कृषि होती है जो जंगल में रहने वाले समुदाय होते हैं, ये जंगलों को काट कर कृषि करते हैं और वहाँ पर 2-3 वर्ष कृषि करते हैं। इसके बाद में जब उस भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है तो उस भूमि को छोड़कर दूसरी जगह बस जाते हैं, वहाँ जंगलों को काटते हैं और वहाँ पर जो है फिर से खेती करने लगते हैं। ऐसे ऐसे ये घूमते रहते हैं, स्थानांतरित होते हैं। इसीलिए जो इनके द्वारा खेती की जाती है उसे स्थानांतरित खेती कहते हैं। अच्छा, इस खेती को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मिल्पा जो मैक्सिको में होती है खेती, उसे मिल्पा कहते हैं। रोका ब्राज़ील में कहते हैं। लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग कहते हैं स्थानांतरित कृषि को। और भारत में भी अनेक राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्चरवेशन। ऑप्शन ये इसका सही जवाब है, ये इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारण ग्रामीण जीविकोपार्जन को असुरक्षित बनाते हैं। ऑप्शन ए में कि सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता, जो ग्रामीण के लोग हैं जहाँ पर इतनी आधुनिकता नहीं है, वहाँ पर जो कृषक होते हैं, किसान होते हैं, वो सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहते हैं, तो अच्छी फसल कहाँ से होगी। ये बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि उत्पादन को ग्रामीण सहकारिताओं में बेचना, कोई ग्रामीण व्यक्ति है अपनी फसल को चाहे सहकारिता में बेचे, यानी कि जो ब्लॉक लेवल पर सरकारी दुकान जो खोले जाते हैं, जो उत्पादन होता है धान गेहूं जितना भी होता है उसे खरीदते हैं, तो चाहे आप वहां बेचिए चाहे बड़ी मंडी में आके बेचिए, तो जो मूल्य होगा, रेट होगा, उसका एक ही लगेगा। तो यहाँ पर बेचने से असुरक्षा थोड़ी होगी, कोई लूट थोड़ी ले जाएगा या हमें कम पैसे थोड़ी मिलेंगे, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो इसलिए जो बी होगा वो गलत होगा। सी कह रहा है कि कीट हमले में फसलों को नष्ट हो जाना, जहाँ पर ट्रेडिशनल खेती होती है वहाँ पर कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए जो फसल होती है वो कीटों द्वारा नष्ट हो जाती है, ये भी सही है। डी है कि साहूकारों से कर्ज उठाना, जहाँ पर लोग खेती में पिछड़े हैं, गरीब हैं, छोटी खेती है, यानी कि जो खेती का आकार है उनके पास कम है, वहाँ पर जो खेती करने वाले किसान हैं वो साहूकार से पैसा लेकर, कर्ज लेकर और अपनी खेती करते हैं, उसको नहीं चुका पाते हैं तो साहूकार उनकी ज़मीन ले लेते हैं, तो ये असुरक्षा का कारण बनता है। तो ये और सी और डी, ये सी डी तीनों जो है असुरक्षा के कारण बनते हैं। ये किस में है? तो ये डी में है, यानी कि सी में है। तो सी इसका सही जवाब होगा, सी इसका सही कथन है, सी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की आमदनी का निम्नलिखित स्रोत नहीं है। पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है बताना है। ऑप्शन ए में घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, ये जो पंचायत होती है ये घर और बाजार पर कर लगा सकती है, इसलिए ये कथन सही है। बी है कि समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, समुदाय के जो काम मिलता है उससे भी कर ले सकती है पंचायत। सी है कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं से राशि, ये भी ले सकती है। डी में है कि पंचायत सचिव की निजी संपत्ति से किराया लेगी। ये बताइए, जो पंचायत सचिव मान लिया जाए किसी ग्राम का है तो उसके पास 2 बीघे ज़मीन है, तो अब इस 2 बीघे ज़मीन पर गवर्नमेंट जो है पंचायत ले लेगी, जो ग्राम प्रधान होगा वो इस पर टैक्स लगाएगी, तो उसके निजी भूमि पर टैक्स नहीं लगा सकती कोई भी सदस्य है। तो इसलिए जो है गलत हमें बताना था, तो ये स्रोत नहीं है पंचायत के कर का स्रोत नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? परिषद के रूप में, वार्ड खंड के रूप में, खंड के रूप में, क्षेत्र के रूप में।
इसका सही जवाब हो जाएगा वार्ड खंड के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। देखिए 3 सेक्टर हैं, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर, और चौथा लिखा है इसमें गिग इकोनॉमी। तो इसी 3 में से कोई सही होगा। अब जो प्राथमिक स्तर है ये सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। प्राथमिक स्तर में आते क्या क्या हैं? प्राथमिक स्तर में आता है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी, खनन, ये सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। तो सबसे ज़्यादा भारत में रोजगार प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है? खेती के साथ, दुग्ध सहकारिता, कॉल सेंटर, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फार्मिंग यानी कि कृषि। देखिए क्या होता है कि कृषि में मान लिया जाए कि धान लगाने का महीना है तो धान तो 15 दिन लगेगा। अब 15 दिन तो काम है लोगों के पास, 15 दिन खूब धान लगाएं, धान लग गया फिर बेरोजगार यानी कि उनके पास, किसान के पास काम खत्म। अब इनके पास कम काम मिलेगा। 3 महीने बाद जब फसल तैयार हो जाएगी तब फिर इनको 15 से 20 दिन काम मिलेगा। इसके बाद गेहूं बो जाएगा, फिर इनके पास काम नहीं रहेगा, पूरा ठंडी। फिर जब गेहूं की फसल कटेगी 3.5 महीने बाद या 3 महीने बाद, तब फिर इनके पास रोजगार होगा। ये 3 महीने यहाँ बेरोजगार रहे, 3 महीने यहाँ बेरोजगार रहे, फिर ये गेहूं काट के फिर जब अगली फसल लगेगी जून उनके पास, या कोई जायद फसल बोएगा तब जायद भी फसल लगेगी, और फिर जो है 3 महीने इन्हें बैठना पड़ेगा। तो प्रत्येक फसल के बाद 3 महीने बैठते हैं। तो यहाँ जो बेरोजगारी है वो मौसमी बेरोजगारी है, कि मौसम के हिसाब से बेरोजगारी है। अब धान लग गया तो बैठे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, गेहूं बो गया तो रोजगार नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी। इसका सही जवाब कृषि ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक है का होना या लागू करना। क्या हो सकता है? ऑप्शन में प्रतिनिधित्व की आनुपातिक व्यवस्था, बी में है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सी में है फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम, डी है क्षेत्रीय प्रतिनिधि। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वभौमिक मताधिकार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में हुए बदलाव किस तरह लाभान्वित करेगा? ऑप्शन ये है कि यह महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा देगा। यहाँ क्या पूछ रहा है कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में आया है वो किस प्रकार लागू हो रहा है। तो ऑप्शन ये में कह रहा है कि यह महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा देगा। बी कह रहा है कि यह पुत्रों की तुलना में पुत्रियों की संपत्ति में अधिक हिस्सा दिलाता है। भाई पुत्रियों की संपत्ति में अधिक हिस्सा क्यों दिलाएगा, सबका बराबर बराबर होगा, इसलिए बी गलत है। सी कह रहा है यह सारी संपत्ति पुत्रियों के नाम हस्तांतरित करेंगे तो लड़के क्या करेंगे, ये भी गलत है। डी कह रहा है कि पारिवारिक संपत्ति बंटवारों में पुत्रों के ऊपर प्राथमिकता देता है। नहीं, किसी को भी प्राथमिकता नहीं है, सबको बराबर बराबर हिस्सेदारी की बात करता है जायदाद में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बराबर हिस्सा मिलेगा सबको, लड़का और लड़की को, उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के अनुसार। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जब विकासात्मक गतिविधियों के कारण आदिवासी समूहों को उनकी भूमि से विस्थापित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप वह अपना अधिकार खो देते हैं। कब? जब उन्हें विकासात्मक गतिविधियों के कारण आदिवासी समूह को उनके भूमि से विस्थापित किया जाता है, तब क्या क्या वो कौन कौन से अधिकार अपना खो देते हैं। ऑप्शन ए में है कि रीति रिवाज, बिल्कुल ये अपना खो देते हैं। बी में है कि आय और आजीविका, ये भी जंगल से जो आय आजीविका होती है उसे भी खो देते हैं। सी में है जंगल में प्रवेश के स्रोत, ये भी खो देते हैं। डी में है कि वंचित समुदाय के रूप में स्थिति। अब ये क्यों खोएंगे भाई, इसका कोई मतलब नहीं, तो इसलिए इसका सही जवाब ए, बी और सी है। ये बी सी फर्स्ट में यानी कि ऑप्शन ये में सही है, तो ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए
प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में है कि अतीत ने वर्तमान को कैसे प्रभावित किया, इसकी जांच किए बिना इतना पूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर करता है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन जो ये है ये सही है। बी ऑप्शन है, यह कहता है कि इतिहास मानव चेतना के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पहुंचने में विकास की कहानी है, ये भी सही है। डी कहता है कि इतिहास अतीत और भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तनों के घटनाओं के बीच संवाद है। इतिहास संवाद का काम नहीं करता, ये संवाद नहीं, इसलिए सी गलत हो जाएगा। डी में क्या है, डी देख लेते हैं। डी कहता है कि निरंतरता और सुगमता इतिहास की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। तो ये बी और डी, ये बी डी तीनों सही हैं। ये बी डी ऑप्शन डी में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी कि इतिहास में जो प्रयोग किए जाने वाले डेट हैं उसमें से किसको इनमें से लिया जाता है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि ये डी और बी सी ई, तो ये गलत हो जाएगा। बी में है कि बी सी और ये डी, यहाँ इसका सही जवाब बी होगा। सी देख लेते हैं। बी सी ई स्थान ए डी, नहीं ये भी गलत है। बी सी के स्थान पर बी सी ई, ये भी गलत है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है कि बी सी के मतलब होता है, बी सी के मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। और ए डी के मतलब होता है, ए डी के मतलब होता है एडिनो यानी एनो एडमाइन। तो एनो एडमाइन मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी चीज़ें, यानी कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? तो ईसा मसीह का जन्म हुआ है प्रथम शताब्दी में। अच्छा, प्रथम शताब्दी के बाद जितनी भी चीज़ें ली जाती है उसमें बीसी को लिखा जाता है। जैसे 400 बीसी यानी कि 400 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के 400 वर्ष पहले की बात हो रही है। और लिख दिया जाए कि 500 एडी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्षों बाद की बात कह रहा है। तो जो बिफोर यानी बीसी है वो पहले की बात कर रहा है, प्रथम शताब्दी के पहले की बात कर रहा है। और जो एडी है वो प्रथम शताब्दी के बाद की बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बीसी और एडी का प्रयोग किया जाता है इतिहास में। बी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक प्राथमिक स्रोतों के आधार पर अंग्रेजों के वास्तुकला पर एक परियोजना प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है? ऑप्शन ए है उपन्यास, बी है अखबारों की रिपोर्ट, सी है राष्ट्रपति भवन और डी है मीनाक्षी मंदिर। इसका सही जवाब देना है आपको। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा। जो नोवेल होता है ये प्राथमिक स्रोत होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वह विभिन्न तरीके कौन से हैं जिनमें किसी परियोजना से संबंधित अधिगम अनुभव का अधिग्रहण किया जाता है? अधिगम अनुभव, ऑप्शन ए में अभिलेख, बिल्कुल अभिलेख से अधिगम अनुभव ग्रहण किया जाता है। बी में है कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, ये भी सही है। सी में है कि पेन एवं पेपर परीक्षा, ये भी सही है। यानी कि ये बी सी तीनों सही है। डी कह रहा है कि स्क्रैप बुक, ये गलत है और रेखा चित्र भी गलत है। तो इसका सही जवाब ये बी सी तीनों हो जाएगा। ये बी सी किस में है? ऑप्शन सी में इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन क्रियाविधियों के विकास के समय पर विचार किया जाना चाहिए? यानी कि जो राइट टू एजुकेशन 2009 है उसके हिसाब से मूल्यांकन क्रियाविधि के बारे में बताना है। तो ऑप्शन ये क्या कह रहा है? ऑप्शन ये कह रहा है कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित ज्ञान की समझ को विकसित करने में विद्यार्थियों को सबल बनाना, ये सही है। बी है यानी कि राइट टू एजुकेशन, ये कहता है। बी है कि निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से अर्जित ज्ञान अनुप्रयोग करने में विद्यार्थियों को सबल बनाना।
सी देख लेते हैं। सी कह रहा है कि बोर्ड लेवल परीक्षाओं के संदर्भ में परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई निर्देशिकाओं के पालन करना। तो इसमें जो है कथन ये और कथन सी सही है, बी इसका गलत उत्तर है, तो इसलिए ये सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये सी किस में सही है, तो ये सी जो है डी में है, यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो उसमें क्या बताना है आपको, विश्लेषणात्मक योग्यता के हिसाब से बताना है।